सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान के जिला दर्शन की जो सीरीज है वो अपनी चल रही है और आज अपने जिस जिले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो अपना जिला कौन सा है, तो वो अपना जिला है चूरू जिला। चूरू जिले के बारे में आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। चूरू जिले में कौन कौन सी तहसील है, चूरू जिले के प्राचीन नाम, ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, कौन सा यहाँ पर अभ्यारण्य है, बालाजी के यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है, चूरू के किले की क्या कहानी रही और अन्य चूरू जो जिला है वो हस्तशिल्प उद्योग के अंदर कौन से हस्तशिल्प उद्योग के अंदर आज अपने अग्रणी स्थान पर है और चूरू जिले की और क्या क्या खास बातें हैं, सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का अपना जो जिला रहेगा वो रहेगा चूरू जिला। इससे पहले अगर जिला दर्शन वाली क्लासों को अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर पहले के जिलों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहले जैसे बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों के बारे में पहले अपने चर्चा कर चुके हैं। आज का जिला अपना चूरू जिला है। जो भी साथी लाइव जुड़े हैं पहले उनसे निवेदन है क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, अपने साथियों के बीच शेयर भी करें और जो साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ा है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर ये मान लो कि दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 क्लासें आपको जीके की जो है इस यूट्यूब के ऊपर आपको मिलती रहती है। तो अपने शुरू करते हैं चूरू जिला। ये चूरू जिले का नक्शा है और ये चूरू जिले की तहसीलें इसके अंदर बनी हुई है। तो कहां पर कौन सी तहसील है, पहले अपने तहसीलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उनकी अगर कोई खास बात है तो जीके का जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं। जैसे अगर बात करें तो सबसे उत्तर में अगर कोई तहसील है तो वो है तारानगर और इसी के पास में एक उप तहसील का केंद्र था जिसको तहसील बनाया गया, वो सिद्धमुख है और इसी के पास में तहसील पड़ती है राजगढ़। राजगढ़ का क्षेत्र है और तारानगर के पास में जो क्षेत्र आता है वो आता है बानीपुरा का। बानीपुरा का क्षेत्र है और बानीपुरा के ठीक पास में यहां पर क्षेत्र आता है सरदार शहर का और सरदार शहर के बिल्कुल पास में यहां पर अपना मेन जो है वो पड़ता है चूरू शहर। यानी कि चूरू जो है, चूरू के उत्तर के अंदर अगर अपने बात करें तो लगभग 5 मेन कस्बों के एरिया आते हैं। चूरू के बिल्कुल टच में तारानगर है, सिद्धमुख है, राजगढ़ है, उसके अलावा बानीपुरा है और सरदार शहर है। इसके अलावा चूरू के जस्ट पास में यहां पर पड़ता है रतनगढ़। रतनगढ़ जो है वो चूरू जिले की तहसील है, चूरू को लगभग वो टच करती है। उसके अलावा यहां पर पड़ता है बिद्दासर। ये बड़ा डाउट वाला है, बिद्दासर है ना, किताबों में कईयों में बीकानेर भी लिखा होता है, कईयों में यहाँ पर बिद्दासर जो है वो चूरू जिले का भी लिखा होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन याद रखना बिद्दासर जो तहसील है वो चूरू जिले की है। ठीक है, इसी के पास में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये राजल देसर का है। ठीक है, राजल देसर का जो एरिया है वो बिद्दासर के बिल्कुल पास में है और इसी के पास में यहां पर पड़ता है सुजानगढ़। सुजानगढ़ ये चूरू के मुख्य बड़े शहर है, यानी कि अपने इनको तहसीलें मान सकते हैं और ये अपना चूरू जिला है। अब देखो, कहने का मतलब ये नहीं कि चूरू की आप सभी तहसीलों को याद करो, लगभग एक अंदाजा रख लो कि चूरू जिले के अंदर मेन शहर ये है। क्योंकि चूरू जो जिला है उसके अंदर जीके के जो फैक्ट है वो कोई बहुत ज्यादा इतने फैक्ट है नहीं, बहुत कम फैक्ट है। ज्यादातर इसके अंदर 3-4 शहरों के जो नाम है वो ज्यादा जीके के अंदर लिए जाते हैं, तो उन शहरों के मेन नाम अपने दिमाग में रखो। लगभग उनकी लोकेशन जो है, चूरू जिले के शहरों की लोकेशन को इतना ज्यादा प्रॉपर प्राथमिकता देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीके के अंदर बहुत कम फैक्ट है और फैक्ट जो है उसके अंदर चुनिंदा शहरों के नाम है, 3-4 नाम है, वही घुमा फिरा कर जीके के अंदर बार बार लिए जाते हैं। जैसे जीके में एक सुजानगढ़ का नाम आता है, उसके अलावा सरदार शहर का नाम आता है, सिद्धमुख का नाम आता है और ज्यादा एक मेन चूरू का ही नाम आता है। ये कोई 3-4 है जिनके ज्यादातर नाम आते रहते हैं। अब चलिए अपने शुरू करते हैं, क्या इसकी खास बात है। अगर पहले अपने बात करें चूरू की, तो चूरू एक तो इसके बारे में आप जानते हो कि ये हमारे राजस्थान में सर्वाधिक तापांतरण वाला स्थान, राज्य का सबसे ज्यादा तापांतरण वाला जो स्थान है वो कौन सा है, चूरू है। सर्वाधिक तापांतरण वाला जो जिला है वो जैसलमेर है, याद रखिएगा।
और सबसे कम तापांतरण वाला जो जिला है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। सर्वाधिक तापांतरण वाला स्थान चूरू शहर है और सबसे कम तापांतरण वाला स्थान माउंट आबू है। तो यह सर्वाधिक तापांतरण वाला स्थान है, जिला नहीं है, याद रखिएगा। इसी चूरू के अंदर ताल छापर अभयारण्य फैला हुआ है। ताल छापर अभयारण्य यहीं पर है और ताल छापर नाम की जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की जो झील है वो भी इसी चूरू के अंदर है। ताल छापर अभयारण्य भी है और ताल छापर झील भी है। इसकी क्या खास बात है वो अपने डिटेल के अंदर आगे चर्चा करेंगे। और यहीं पर ऐतिहासिक चूरू का किला है, चूरू का किला है ना, चांदी के गोले दागने के लिए फेमस था। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर गोला बारूद जब खत्म हो गया था तो यहाँ की सेना ने फिर चांदी के गोले दागे थे। तो चांदी के गोले दागने के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चूरू का जो दुर्ग है वो फेमस था। बंदेज की चुनरी और साफा जो है वो भी आपको पता है चूरू जिले के सुजानगढ़ का ही है। और आज इस टाइम राजस्थान में बंदेज का सबसे बड़ा ज्यादा जो काम है वो सुजानगढ़ के अंदर ही होता है। तो चूरू जो है सर्वाधिक तापांतरण वाला स्थान है। ताल छापर अभयारण्य और ताल छापर झील यहीं पर है और चूरू का जो ऐतिहासिक किला है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा देखिएगा, अगर अपने बात करें सरदार शहर की, तो सरदार शहर के अंदर ऐतिहासिक आपको पता है इच्छापुरण बालाजी मंदिर है। इच्छापुरण बालाजी मंदिर। और सुजानगढ़ के अंदर भी है। और सुजानगढ़ में जो बालाजी मंदिर है वो कौन सा है? तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी में? द्रविड़ शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। इसको वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भैरव सिंह शेखावत ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था, वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। सालासर बालाजी धाम भी यहीं पर है ना, बालाजी के प्रॉपर जो मेन बड़े बड़े धाम है वो यहीं पर है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तारानगर की, तो तारानगर के अंदर आपको ये पता है कि तारानगर जो तहसील का एरिया है ये गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है? ददरेवा यहीं पर है, तारानगर तहसील में है। गोगा जी का जन्म स्थल है और इसी को यहीं पर गोगा जी की शीर्ष मेड़ी भी है। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी ददरेवा तारानगर के अंदर है और गोगा जी का जन्म स्थल जो है वो ददरेवा तारानगर चूरू के अंदर है। तो ये चूरू के बारे में ऐतिहासिक बातें थी। सुजानगढ़ के अंदर जैसे सालासर बालाजी धाम है, सालासर के अंदर आपको पता है राजस्थान की प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक जो है वो भी सालासर के अंदर स्थापित है। तो ये मुख्य चूरू के बारे में जीके के मेन फैक्ट है। अब देखो यहाँ पर बड़ी आसान आसान बातें हैं, अगर एक बार भी थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि चूरू जिले से कोई जीके का प्रश्न आपका गलत हो। जीके के बहुत कम फैक्ट चूरू के अंदर पढ़े जाते हैं। इतना समझ आ गया होगा मोटा मोटा। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने डिटेल कवर करते हैं। देखिएगा चूरू जिले के बारे में, अपने आगे चलते हैं चूरू के बारे में। आज अपना जो जिला है वो कौन सा है? चूरू जिला है। चूरू जिले के बारे में चलो बताइएगा। अगर अपने बात करें चूरू के संस्थापक की, तो चूरू का जो संस्थापक है वो कौन था? चूहड़ जाट माना जाता है चूरू का संस्थापक। और चूरू का जो आरजे नंबर है वो आरजे 10 है। और चूरू का जो शुभंकर है वो है कृष्ण मरिगवन यानी कि काला हरिण। ये चूरू जिले का शुभंकर है। और चूरू का आरजे नंबर क्या है? आरजे 10 है। आरजे 10 चूरू का आरजे नंबर है। चूरू का संस्थापक चौहड़ जाट है और चूरू का शुभंकर कृष्ण मरिगवन यानी कि काले हरिण है।
अगर चूरू की अपने स्थलीय सीमा की बात करें तो चूरू जो जिला है वो हरियाणा के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है, यानी कि ये हमारा अंतःवर्ती जिला नहीं है, ये हमारा स्थलीय सीमा पर आने वाला जिला है जो हरियाणा के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है। अब चूरू के बारे में जीके के जो मेन फैक्ट है वो क्या क्या है उनके ऊपर अपनी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, राजस्थान में ऐसे जिले जिसमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती, चूरू है, बीकानेर है, प्लस याद कर लो फलोदी है। इन जिलों में एक भी यहां की नदियां नहीं है जो इन जिलों में प्रवाहित होती हो। चूरू, बीकानेर और फलोदी, जहां पर कोई भी नदियां जो है वो प्रवाहित नहीं होती। इसके अलावा यहीं पर आपको पता है ताल छापर अभ्यारण्य है। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? तो वो चूरू के अंदर है। कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य, वो भी कहां पर है? चूरू के अंदर है। अगर ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो ये जो ताल छापर है ये गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली माना जाता है और यहीं पर एक खारे पानी की झील स्थित है और उस झील का भी नाम क्या है? ताल छापर है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील, यहां पर ताल छापर झील स्थित है। और इस जंगल में कहा जाता है कि एक क्षारीय भूमि में पैदा होने वाली एक विशेष प्रकार की झाड़ी यहां पर पाई जाती है जिसका नाम है लाना झाड़ी। लाना झाड़ी किस जंगल में पाई जाती है? ताल छापर में, जिसकी खास बात क्या है? वो क्षारीय भूमि में उगती है। एक अपने राज्य में कारा झाड़ी है, वो माउंट आबू के जंगलों में है और एक प्रदूषित झाड़ी वो मानी जाती है। और कारा जो झाड़ी है वो कहां पर है? तो सॉरी, लाना जो झाड़ी है वो कहां पर है? ताल छापर में है, जो क्षारीय भूमि में उगने वाली एक विशेष प्रकार की झाड़ी मानी जाती है। और अगर इस वाले जंगल के अगर प्रमुख जीव की बात करें तो इस जंगल का जो प्रमुख जीव है वो है कृष्ण मरीकवन, यानी कि काले रंग के हरिण। और एक याद रखना, ये हमारे राजस्थान में कुरंजा पक्षी के लिए भी फेमस है। अब यहां पर ना दिमाग मत लगाना कि सर कुरंजा के लिए तो खिंचन फेमस है, फलोदी में जगह फेमस है वो। अगर प्रश्न आए कि कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो याद रखना ताल छापर ही होगा। पेपर में प्रश्न बहुत बार आता है कि काले हरिणों के लिए और कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ताल छापर चूरू प्रसिद्ध है। और ये जो काले हरिण है ना, इनको सबसे अच्छा लगने वाला जो भोजन है वो भी इसी जंगल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इनको अच्छा लगने वाला भोजन कौन सा है? तो वो है मोथिया घास। जो काले हरिणों को सबसे बढ़िया लगने वाला भोजन है कौन सा घास है? मोथिया घास है। और मोथिया घास का ही वानस्पतिक नाम है माचिया साइपर्स रोटंडस घास। माचिया साइपर्स रोटंडस घास, ये मोथिया घास का वानस्पतिक नाम है जो काले हरिणों को सबसे अच्छा लगने वाला भोजन मानी जाती है। और जो सेवण घास है वो नासना नस्ल के ऊंट को सबसे बढ़िया लगने वाला भोजन है। और ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? तो वो चूरू के अंदर है। ये ताल छापर अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता है। हालांकि हमारे जीके के लेवल के एग्जाम में लगभग प्रश्न जो आता है वो यहाँ के जीवों के बारे में खूब आते हैं। तो याद रखना, काले हरिण और कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी साथी को कोई डाउट होगा, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा और चूरू के अंदर क्या विशेष है, क्या अपने को जीके में मेन पढ़ना है, देखिएगा। यहीं पर आपको पता है चूरू के अंदर सालासर, बालाजी धाम चूरू में है। और चूरू की कौन सी तहसील में है सालासर बालाजी धाम? तो आपको पता है सुजानगढ़ के अंदर। सालासर बालाजी धाम कहां पर है?
सुजानगढ़ के अंदर है, जो सालासर बालाजी धाम है। और कहा जाता है कि जो सालासर बालाजी धाम है, यहां पर जो बालाजी की मूर्ति है वो दाढ़ी मूछ युक्त है, दाढ़ी मूछ युक्त यहाँ पर बालाजी की मूर्ति मानी जाती है। और यहाँ पर बालाजी का जो ऐतिहासिक मेला लगता है वो कब लगता है, तो चैत्र व आश्विन पूर्णिमा को। साल में 2 बार यहाँ पर ऐतिहासिक मेले लगते हैं, जहां पर राजस्थान के नहीं और भी राज्यों के बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पैदल भी आते हैं, साइकिल पर आते हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, बस पर आते हैं, ट्रेन पर आते हैं। जो ये क्लास देख रहे हैं उनमें से भी अधिकांश साथी पैदल यात्री बनकर यहाँ पर गए होंगे। ऐतिहासिक बालाजी का धाम है, सालासर बालाजी धाम है, अगर नहीं गए तो जाना जरूर। कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी जो है वो इस वाले धाम के अंदर एक अलग ही प्रकार की आती है। ऐतिहासिक बालाजी का धाम है, जहां पर दाढ़ी मूछ युक्त बालाजी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित है। और याद रखना, जो सालासर है ना, जहां पर ये सालासर बालाजी धाम है, उसी जगह पर सालासर के अंदर ही, याद रखो, राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक, राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक भी कहाँ है, सरदार शहर सुजानगढ़, सालासर सुजानगढ़ के अंदर है। जो अपने राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक भी इसी सालासर के अंदर है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कि चूरू के अंदर ही, चूरू जिले के अंदर ही गोगा जी की सिरसमेड़ी भी है, जहां पर ऐतिहासिक गोगा जी का जो मेला है वो कब लगता है, तो गोगा नवमी को लगता है। और गोगा नवमी कब आती है, भाद्र कृष्ण नवमी को, जहां पर ऐतिहासिक गोगा जी का जो है वो मेला लगता है। गोगा जी की शीर्षमेढ़ी, गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो ददरेवा के अंदर है। और यहीं पर गोगा जी का मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को। और कहां पर, ददरेवा, चूरू के अंदर, है ना। जीके में आने वाला एक सदाबहार प्रश्न है, लगभग पेपरों में गोगा जी का प्रश्न आता ही आता है। तो गोगा जी को भी बड़ा डिटेल से अच्छे से अपने इस वाले कोर्स के अंदर याद करेंगे कि अन्य गोगा जी के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, जहां से जीके में प्रश्न उठते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो अपना जिला दर्शन का जो कोर्स है, बैच है अपना, जो 12 दिसंबर से शुरू होगा, अगर किसी ने अभी तक उस बैच के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो 12 दिसंबर को लाइव कोर्स अपने शुरू करेंगे संकल्प की ऐप के ऊपर। अभी उसके अंदर जाकर अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल उसकी फीस मात्र 399 रुपए है, जिसके अंदर राजस्थान की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, करंट जीके के फैक्ट है, प्रमुख व्यक्तित्व है। कंप्लीट आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज 50 जिलों के अंदर आपको व्यवस्थित रूप से वो पूरा कोर्स करवाया जाएगा मात्र 399 रुपए के अंदर। 12 दिसंबर के बाद उस बैच की फीस बढ़ा दी जाएगी। तो गोगा जी की शीर्षमेढ़ी ददरेवा के अंदर है। इसके अलावा आपको पता ना, साहवा गुरुद्वारा, शाहवा गुरुद्वारा कहां पर है, ये भी चूरू के अंदर ही। और राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है, साहवा गुरुद्वारे के अंदर, जो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और ये मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। साहवा गुरुद्वारे के अंदर ऐतिहासिक सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है चूरू के अंदर, जो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर जो मेला है वो भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में। और कोलायत जो मेला है वो भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में। और शाहवा का मेला भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कहां पर, चूरू के अंदर। तो कार्तिक में 3 मेले हैं, शाहवा का मेला है, पुष्कर मेला है और कोलायत जी का मेला है। और अपने आप में तीनों मेले एक विशेष संप्रदाय के सबसे प्रमुख मेले हैं। सिखों का सबसे बड़ा मेला है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ है। और कोलायत झील जो है
इसको तो शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। कपिल मुनि की तपोस्थली है। यहाँ पर भी मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ऐतिहासिक मेला लगता है। और गोगा जी का शीर्ष मेडी पर मेला कब लगता है? गोगा नवमी को, भाद्र कृष्णा नवमी को यहाँ पर मेले लगता है। एक बड़ा फेमस दुर्ग है चूरू के अंदर, चूरू का किला, जो अपने चांदी के गोले दागने के लिए फेमस है। और चांदी के गोले वाली विशेषता के ही एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। तो चूरू का जो किला है, इस किले का जो निर्माण है, यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी है। आहुआ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। और आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता है, 54 सिर। और जो माता है वो 1857 की क्रांति की भी कुल देवी है। आहुआ के ठाकुरों की भी कुल देवी है। तो वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, जो आहुआ में 1800 क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया था। और ये चूरू के ठाकुर थे, जहां पर इन्होंने यहाँ पर चूरू का किला का निर्माण करवाया था। अब हुआ क्या था, इसके बारे में कहा यह जाता है कि लगभग 1814 के अंदर, इसके बारे में कहा जाता है कि 1814 ईस्वी के अंदर बीकानेर रियासत का शासक था महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह जो बीकानेर रियासत के शासक थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया था चूरू के किले पर। और आक्रमण किया था, कब किया था? 1814 ईस्वी के अंदर सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया था। उस समय चूरू का जो ठाकुर था या चूरू किले का जो शासक था, वो था ठाकुर शिव सिंह। कौन था? ठाकुर शिव सिंह। 1814 के अंदर जब सूरत सिंह के द्वारा चूरू के किले पर आक्रमण किया गया था, तो कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर ठाकुर शिव सिंह की सेना के पास में गोला बारूद खत्म हो गया था। तो ठाकुर शिव सिंह की सेना ने सूरत सिंह की सेना पर चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए थे। चांदी के गोले दागे गए थे, सूरत सिंह की सेना पर दागे गए थे ठाकुर शिव सिंह की सेना के द्वारा। तो चांदी के गोले दागने हेतु कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध हुआ था? चूरू का दुर्ग प्रसिद्ध हुआ था, जिसका निर्माण करता कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह था। और चांदी के गोले किसकी सेना पर दागे गए? बीकानेर के शासक सूरत सिंह की सेना पर ये चांदी के गोले दागे गए थे। और चांदी के गोलों ने इस युद्ध की पूरी सूरत ही बदल डाली, क्योंकि उस समय बीकानेर का जो आक्रमणकारी इस दुर्ग के ऊपर था, वो कौन था? बीकानेर का शासक सूरत सिंह था। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ नाम परिवर्तन वाली जो कहानी है, वो भी तो बीकानेर के राजा सूरत सिंह से जुड़ी हुई है। मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग को जीता गया था, तो इसी सूरत सिंह ने बटनेर का नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़ रखा था। और चांदी के गोले वाली जो घटना है, उससे भी संबंधित बीकानेर का राजा कौन था? महाराजा सूरत सिंह था। एकीकरण के समय बीकानेर रियासत के जो राजा थे, वो महाराजा शार्दुल सिंह थे, है ना। और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का जो शासक था, वो सरदार सिंह था, जो राजस्थान से, रियासत से, बीकानेर से नहीं, राजस्थान से भी बाहर जाकर उसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर रियासत के वो शासक थे जिन्होंने हमें राजस्थान में सबसे पहले नहर दी थी। गंग नहर परियोजना का निर्माण करता भी बीकानेर रियासत के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान या भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। और बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक जो था, वो राव बीका था। 1488 के अंदर आखा तीज के दिन उन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना करवाई थी। और उसी रियासत के राजा थे राय सिंह, जिन्होंने बीकानेर में ऐतिहासिक जूनागढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था करमचंद की देखरेख में। और राव लूणकरण जो थे, उन्होंने लूणकरणसर कस्बा बसाकर वहां पर लूणकरणसर झील का भी निर्माण करवाया था, जिसको आज वर्तमान के अंदर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे को। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम जो शासक था, वो भी कौन था? राय सिंह के शासनकाल के अंदर ही मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई थी,
है ना, पृथ्वीराज राठौड़, गागरोन का दुर्ग भेंट किया था, वेली कृष्ण रुक्मणी रिवाचिनी का ग्रंथ नामक वहां पर लिखा गया था। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फैक्ट है जिला दर्शन में पढ़ने को, जिला दर्शन वाले कोर्स के अंदर अपने खूब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये चूरू के किले की कहानी है। इसके अलावा अन्य चीज याद रखना कि चूरू जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य किस जिले का नृत्य है? चूरू जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और अब ये याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूरू का जो सुजानगढ़ वाला जो एरिया है, सुजानगढ़ जो है ये अपने बंदेज की चुनरी के लिए प्रसिद्ध है। बंदेज की चुनरी और साफों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना, राजस्थान में वर्तमान में बंदेज का जो सबसे ज्यादा कार्य है वो भी सुजानगढ़ के अंदर ही होता है। चूरू जिले की तहसील जो सुजानगढ़ है, यहाँ पर वर्तमान में बंदेज का सबसे ज्यादा जो काम है वो यहीं पर होता है। और एक आपको पता है, एक व्यक्तित्व विशेष बड़ा फेमस नाम आता है, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म है वो भी कहां पर हुआ था? तो वो भी कहां हुआ था? सुजानगढ़ चूरू केंद्र ही हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया, इनका भी जन्म कहां पर हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। और कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं बड़ी फेमस है। पाथल और पीथल है, धरती दोहरारी है, लीलटास है, जमीन रो धनी कुण और मीजर है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम के अंदर सीधी सी पूछी जाती है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? पाथल और पीथल, पाथल और पीथल। आप कमेंट करके बताओ, रचना के अंदर पाथल किसको कहा गया और पीथल किसको कहा गया? ये जो दो नाम है वो किन शासकों को या किन क्रांतिकारियों को लेकर पाथल और पीथल जो शब्द है, इनको रचना के अंदर ये दो शब्द इन्होंने यूज किए थे। उसके अलावा रचना का नाम है धरती दोहरारी, रचना का नाम है मींझर, और एक रचना का नाम है जमीरो धनी कुण। जमीरो धनी कुण किनकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की, जिनका जन्म कहां हुआ था? सुजानगढ़ चूरू केंद्र हुआ था। ये भी चूरू जिले से संबंधित है। आपको पता है ना, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया व कृष्णा पूनिया, इनका संबंध भी कौन से जिले से है? चूरू जिले से है। देवेंद्र झाझड़िया और कृष्णा पूनिया, इन दोनों का संबंध भी चूरू जिले से है। कन्हैयालाल सेठिया का जो संबंध है वो भी चूरू से, चूरू की सुजानगढ़ केंद्र इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाओं के प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं और आगे आते भी रहेंगे। पाथल और पीथल है, धरती दोहरारी है, मीजर है, जमीन रो धनी कुण, ये भी इन्हीं की फेमस रचना है। तो ये चूरू के बारे में ऐतिहासिक जो जीके के फैक्ट है, जहां से एग्जाम के अंदर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको अवगत करवाया है। ठीक, ये चूरू जिले के बारे में था। बालाजी की यहाँ पर फेमस मंदिर है, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है, वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, सालासर बालाजी का धाम चूरू जिले के अंदर, चूरू का किला यहाँ का ऐतिहासिक किला है, ताल छापर अभ्यारण्य और ताल छापर झील चूरू जिले से संबंधित है, गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है वो चूरू जिले के अंदर है, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध चूरू जिले से है, कबूतरी नृत्य यहाँ का फेमस लोक नृत्य माना जाता है, बंदेज की चुनरी और साफों के लिए भी चूरू जिला प्रसिद्ध है, चूरू का शुभंकर कृष्ण मरीगवन यानी कि काले हिरण है, चूरू का आरजे नंबर आरजे 10 है, चूहड़ जाट चूरू का संस्थापक माना जाता है, सीतमुख नहर परियोजना का संबंध भी चूरू में है, चूरू जिले को सीतमुख नहर परियोजना से भी जलापूर्ति होती है कुछ तहसीलों को। हालांकि इंदिरा गांधी नहर की जो नौहर साहवा लिफ्ट नहर है
जिसका अब नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, उस लिफ्ट नहर से भी इंदिरा गांधी नहर का पानी चूरू जिले तक आता है। और चूरू जिले को पेयजल की आपूर्ति करवाने का काम एक गंदेली साहवा लिफ्ट नहर करती है, जो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई पेयजल की आपूर्ति के लिए एक लिफ्ट नहर का नाम है गंदेली साहवा, जो चूरू वाले क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करवाती है। और उसी गंदेली साहवा लिफ्ट नहर पर एक योजना बड़ी काम की है, याद रखिएगा, आपनी योजना। आपनी योजना, इस आपनी योजना का संबंध किससे है? तो याद रखना, गंदेली साहवा लिफ्ट नहर से है। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर से है, जो इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति के लिए निकाली गई एक लिफ्ट नहर है, जो शेखावाटी वाले क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति करवाने का काम करती है। ये चूरू जिले के बारे में था। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसे कि आपको पता है, अपने संकल्प की जिला दर्शन की जो पुस्तक है वो 12 से 15 दिसंबर के बीच में पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर, सभी तहसीलों में, सभी कस्बों के अंदर आपको ये जिला दर्शन वाली जो पुस्तक है वो आपको मिलेगी। 12 से 15 दिसंबर के बीच में ये पुस्तक अपनी मार्केट में आ जाएगी। कंप्लीट राजस्थान के जिला दर्शन को मानचित्र के साथ इसमें व्याख्या की हुई है। और इसी के आधारित अपने राजस्थान के अंदर संकल्प की ऐप के ऊपर पहली बार जिला दर्शन का लाइव बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं 12 दिसंबर से, जिसमें कंप्लीट राजस्थान के 50 जिलों को डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मानचित्र के साथ उन जिलों की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें प्रत्येक जिले की जियोग्राफी, प्रत्येक जिले की कल्चर, प्रत्येक जिले की हिस्ट्री, प्रत्येक जिले के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रत्येक जिले से संबंधित जो करंट जीके के फैक्ट है वो अपने बड़े शानदार तरीके से डिटेल के अंदर इस वाले कोर्स के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसने अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिया उनको मैं बता दूं, 12 दिसंबर तक इस बैच की फीस मात्र 399 रुपए रखी गई है। 12 दिसंबर से जब ये बैच शुरू हो जाएगा तो इस बैच की जो फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। अब कहने को एक बैच की फीस 399 है, जो वैसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतनी फीस के अंदर आपको ये मान लो कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, प्रमुख व्यक्तित्व, करंट जी के बहुत सारे जो फैक्ट है वो एक ही बैच के अंदर व्यवस्थित रूप से आपके ढंग से कवर होंगे, ताकि एक बहुत बड़ा जो डाउट आज सब विद्यार्थियों के दिमाग में है कि नए जिले बनने के बाद कहां पर क्या हटा, कहां पर क्या जुड़ा, वो डाउट इस वाले बैच के अंदर आपका बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर होगा। और आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं कि वर्तमान में क्या, कहां पर क्या चला गया, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वाले बैच के अंदर मिलेंगे। लाइव बैच रहेगा, 12 दिसंबर से ये बैच अपना शुरू हो जाएगा। समय समय पर जैसे ही एक जिला खत्म होगा उस जिले का एक प्रॉपर टेस्ट भी हुआ करेगा। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह के अंदर इस वाले बैच के अंदर ही अपना एक डाउट सेशन भी रहा करेगा, जिसमें अगर कोई भी आपके सामने डाउट आता है तो वो डाउट भी अपने साथ में डिस्कस किया करेंगे। शानदार बैच रहने वाला है, लगभग 70 से 80 दिनों का, ये मान लो कि 2.5 से 3 महीनों का ये अपना बैच चलेगा। और बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो कम से कम 1 साल तक आपके पास में रहेगी। 1 साल तक आप जितनी मर्जी बार क्लासों को देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बड़ा शानदार बैच रहने वाला है, बैच में एडमिशन जरूर लीजिएगा। 12 दिसंबर तक इस बैच की जो फीस है वो मात्र 399 रुपए है। और 12 से 15 दिसंबर के बीच में अपनी मार्केट के अंदर राजस्थान के जिला दर्शन की जो किताब है वो भी आ रही है। तो इस पुस्तक के प्रति भी अपना विश्वास जरूर दिखाइएगा। बड़ी इसके अंदर हमने मेहनत की है। 12 से 15 दिसंबर के बीच में ये पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। और क्लास जैसे ही भी पूरी हो गई तो क्लास पूरी होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये क्लास कैसी लगी, जिला दर्शन वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है, जरूर कमेंट करके बताना। और जिला दर्शन के अंदर इसी सीरीज के अंदर आपके लिए क्या कुछ और नया किया जा सकता है उससे भी आप जरूर अवगत करवाइएगा। बाकी संस्था से हमेशा जुड़े रहिएगा। अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिला दर्शन की क्लास को जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनसे भी निवेदन है, और जो ऑनलाइन है उनसे भी निवेदन है, अपने साथियों के बीच में क्लास के लिंक को शेयर जरूर किया करो, कि आप ही हो जो हमारी बात को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हो।
तो ये जरूर किया करो। बाकी हमेशा जुड़े रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आनंद में रहिएगा। अगली क्लास में फिर अपने एक नए जिले के साथ मिलते हैं। तब तक सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।